नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे उत्तराखंड के सभी गांव। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। पुरुषोत्तम भट्ट जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना परिवार के। पुरुषोत्तम भट्ट जी आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और यश काला रतूड़ी जी हमारे साथ नहीं, युवा नेता है कांग्रेस से। यश जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न में पुरुषोत्तम भट्ट जी आपसे ले लेता हूं और साथ साथ ये भी बताते चलते हैं कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कचरे से उत्तराखंड को मुक्त किया जाए और इस पे एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि दुकानदार अगर प्लास्टिक बेचते हुए नजर आता है तो 5,000 का जुर्माना, ठेली वालों से 2,000 का और ग्राहक से 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। पुरुषोत्तम भट्ट साहब, जिस तरीके से प्लास्टिक का यूज हो रहा है, चाहे हम दही लेने की बात करते हैं, दूध लेने की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, राशन लाते हैं, और उसमें अमूमन दिक्कत भट्ट साहब तब आती है जब लोग उस प्लास्टिक को सड़कों में फेंक देते हैं। खासकर अगर हम बरसात की बात करते हैं, नालियां चौक हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं पानी उससे फ्लो बाहर आता है, सड़कें टूटती है। उससे बड़ी बात ये होती है कि जब कचरा सड़कों में होता है और किसी तरीके से किनारे की तरफ आता है, घास खाने के कारण गायें उसको निगल लेती है, जंगली जानवर उसको खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी सेंटर उनका जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए भी उनको नुकसान होता है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक को देखा जाए फिर इसका रिसाइकल का एक प्रोसेस हो, लेकिन किस हद तक इसको बंद किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, जो ठेली वाला है प्लास्टिक आप बंद कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी के प्लास्टिक जिसमें चिप्स आते हैं, यहाँ पे बड़े प्रॉफिट खड़े हो जाते हैं। काला जी, ये हाईकोर्ट ने जो ये मामला उठाया है बड़ा प्रशंसनीय है और इसमें हम कोर्ट की मतलब प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा, लेकिन ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा, बार बार लगातार कई बार कहते हैं स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी और कहते हैं कई उन्होंने सरकार को चेताया भी है। प्लास्टिक के मामले में कई वैज्ञानिकों ने, जिस तरह से आप बोल रहे हैं प्लास्टिक बहुत डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए और जीव जंतुओं के लिए, प्लास्टिक बहुत डेंजरस है और बार बार इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जब जब कार्रवाई होती है तो गरीब लोगों भी हमने अधिकांश कार्रवाई देखी, पीछे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार वगैरह हो, वो गरीब ठेली वालों को और कहते हैं इनको तो मतलब परेशान करते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपने कहा दही जिसमें आ रहा है या कहते हैं बहुत पैकेट से आते हैं प्लास्टिक, तो जीवन शैली में एक तरह से शामिल है ना, तो सरकार को तो इसमें बहुत तेजी से संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कानून इसमें बनना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक अहमियत रखता है। बिल्कुल। यस, देखिए, प्लास्टिक के ऊपर की बात करते हैं, बैन की हम बात करते हैं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री है उनको लाइसेंस देना बंद कर दे गवर्नमेंट, या ये हो सकता है कि उनसे कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही नहीं आएगा तो मार्केट में बिकेगा कैसे? क्योंकि प्लास्टिक बिकता तभी है जब अवेलेबल होगा। उसका जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको सरकार बैन कर दे, फैक्ट्रियों को बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे कि इस, क्योंकि देखिए प्लास्टिक, हर प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने कहा है कि बंद नहीं करेंगे, उसकी पॉइंट होता है कि भाई इस वेट से या इस चीज से अधिक अगर हैवी प्लास्टिक होगा जो डैमेज करेगा, लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, जानवरों के लिए नुकसानदायक होगा, जो रिसाइकल नहीं हो पाएगा। देखिए, प्लास्टिक भी दो तरीके का होता है, एक जो रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल नहीं होता। पॉलीथीन को रिसाइकल करने में दिक्कत है, अगर वो जमीन में कहीं दबा दी जाए 20 साल बाद भी आप निकालेंगे तो प्लास्टिक वैसी की वैसी नजर आएगी, हल्का फुल्का डैमेज हो जाएगी, लेकिन उसके रिसाइकल में बड़ी दिक्कत आती है। लगता नहीं कि जो प्लास्टिक बनाती है ऐसी फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए? यस जी बिल्कुल, लंबे समय से ऐसी फैक्ट्री को बंद करने की मांगे भी लगातार विभिन्न माध्यमों से उठ रही है। लोग भी इस पर मुखर हो रहे हैं और इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। बेसिकली जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इसको सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रिड्यूसिंग वाले फॉर्मूले के साथ इसमें कुछ हद तक की अपनी हम लोग कह सकते हैं कि हम सफलता पा सकते हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी भी सरकार सत्ता में है उन पर सवाल तो आएंगे ही जब उनकी ही रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी प्लास्टिक की जो है मैन्युफैक्चरर कंपनी बन जाएगी, तो सवाल तो उठेंगे ही उन पर। और फिर वही लोग जब सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर के प्लास्टिक के प्रति जो है अपनी चिंता को जताएंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं उन लोगों पर भी जो लगातार जो है अपनी सरकार के माध्यम से कहते हैं कि भाई हम तो प्लास्टिक की रोकथाम के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं पाते और उनकी संलिप्तता पाई जाती है। सबसे पहले तो देखिए, हमें इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा और विकल्प है भी। हमारे कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो सामाजिक स्तर पर और जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। और सिर्फ कांग्रेस की मैं बात ना करूं, सोशली भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते करते 100 एपिसोड उन्होंने पूरे कर दिए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वो कुछ विकल्प ढूंढ करके लाते अपने मन की बात के 100 एपिसोड से। इतना बड़ा विषय है, तमाम जो है इससे सॉइल इरोजन हो रहा है, पोल्यूशन देखने प्लास्टिक फैला रहा है और प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है।
संस्थाओं की तमाम इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जितने भी दल हैं, जितना कोई सामाजिक कार्य करता है, पूरे देश को एकजुट होकर के जितनी भी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस प्लास्टिक की रोकथाम करने के लिए कुछ विकल्प भी बताने चाहिए और साथ ही साथ कुछ कर सकते हैं तो वो करना भी चाहिए। तो देखिए प्लास्टिक की हम बात करते हैं, लेकिन खासकर तब दिक्कत आती है कि बरसात के मौसम में अमूमन जो कस्टमर होता है, दुकानदार होता है, वो प्लास्टिक की थैली को प्रेफर करता है, क्योंकि अगर कागज की थैली दी जाए सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो चीनी बरसात में उसमें दिक्कत होगी। अगर हम बात करते हैं सब्जी की, अमूमन सब्जी गीली होती है, वो गीली इसलिए भी होती है कि उनको ताजा रखने के लिए पानी का छिड़काव जो है दुकानदार करता है, तो कागज कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देता है। लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ये भी हो सकता है कि थैले जो होते हैं, जिस तरीके से जूट के थैले हुए, कपड़े के थैले हुए, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न बार बार वहीं पे आ जाता है, साहब की चिप्स की फैक्ट्री बिना प्लास्टिक के, क्योंकि देखिए चिप्स उसमें रखेंगे, लेकिन उसमें भी बड़े प्रश्न ये है कि शायद कुछ प्लास्टिक मानक के अनुसार जो मानक को पूरा करते हैं, शायद गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी है कि इस रेंज का प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन लगता नहीं कि आजकल एक जरूरत प्लास्टिक बन रही है, चाहे हम अमूमन मार्केट में कहीं भी देखा जाए कि मैं पुनः इस चीज को कह रहा हूं कि दूध की बात करते हैं, दही की बात कर लेते हैं, चीनी की बात कर लेते हैं, सब्जी की बात कर लेते हैं, प्लास्टिक इस तरीके से हावी हो गई कि बिना उसके काम नहीं चल पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर सख्ती से इसका पालन किया जाए, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राहक है उसको भी समझना चाहिए कि अगर कोई दुकानदार प्लास्टिक दे रहा है तो कम से कम उसका विरोध करे कि सामान मैं अपने थैले में लेके जाऊंगा, एक तो पैसा भी बचेगा, दूसरा उसका मान सम्मान भी होगा। हाई कोर्ट जिस तरीके से कह रहा है प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए, प्लास्टिक पूर्णतः बंद होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके से आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सरोकार से जुड़े हुए हैं, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं हमको भी सरकार का उनका सहयोग करना चाहिए। देखिए सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आने वाले भविष्य के लिए चिंताशील है, कोर्ट भी आने वाले भविष्य के लिए चिंता कर रही है, क्योंकि प्लास्टिक एक तरह से बहुत डेंजरस चीज है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमने वो दशक भी देखा है कि जब हम लोग थाला लेके जाते थे, चाहे कंट्रोल की दुकान हो, चाहे परचून की दुकान हो, और हम लोग हमने वो टाइम पे देखा है, गरीबी के वो स्तर दिया है कि घर में लोग अखबार से थैलियां बनाते थे और थैलियों में ही अधिकांश चीजें आती थी। चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, उस टाइम पे कहते हैं प्लास्टिक पे जो हमने वो समय देखा है, जो प्लास्टिक बहुत कम होता था, रेयर होता था, तो उसमें लोग थैले का ही यूज करते थे और सब व्यक्ति थैले के। अभी सरकारों ने देखो इलेक्शन टाइम पे या वैसे भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने थैले बांटे हैं जगह जगह, लोगों को जागरूक करें। जागरूक तो लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि जब तक जड़ समाप्ति होगी, आप कहते पेड़ के पत्ते नोचते रहिए। जब जहाँ जो इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी प्लास्टिक की, तो सब कुछ मामला सॉल्व हो जाएगा। तो कोर्ट को भी और सरकार को भी जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्लास्टिक की, सबसे पहले उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल यस जी, देखिए अगर हम पॉलिटिक्स से निकल के खा रहे हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर आप उसको भट्टी अभी बता रहे थे कि उन्होंने उनकी संस्था ने किस तरीके से जमीनी ग्राउंड पे किस तरीके से काम किया है, थैले बांटे हैं, प्लांटेशन का काम किया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात कही, लेकिन जब दुकानदार एक पॉलिथीन देता है, वो तो ये कभी नहीं पूछता कि आप बीजेपी से है तो कागज की लीजिए या कांग्रेस से है तो हम कागज की नहीं देंगे, प्लास्टिक की देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक आम जनता की नजर से अगर हम देखें तो प्लास्टिक का बहिष्कार दुकानदार को भी करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल या पार्टी से संबंध रखता हो। जी, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक विषय है। इस पर हम सभी को अपनी गंभीरता के साथ अपनी राय भी देनी चाहिए और इसके निवारण के लिए सबको आगे निकल करके आना चाहिए। मेरा आशय सिर्फ और सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री जी ने जब देश में इतनी बड़े स्तर पर अपने मन की बात की, तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है ये आम नागरिक की कि उनकी मन की बात के जरिए अगर प्लास्टिक के प्रति भी, मतलब अगर वो आने वाले एपिसोड्स में भी अगर कुछ कर सकते हैं, ऐसे सामाजिक लोगों को अपनी मन की बात का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर मन की बात के जरिए ही और ऐसे आइडियाज, ऐसे विकल्प लेकर के आए जिससे प्लास्टिक की रोकथाम पर कुछ मदद मिले। और जिस तरह से कंपनीज पर ये रोक लगाने की बात कब से की जा रही है, लेकिन आज भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रही है और मुनाफे में है। अगर वो मुनाफे में है, इसका मतलब प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ोतरी लगातार कर रहा है और लोग उपभोग भी कर रहे हैं। हमने देखा चालान का सिस्टम ये बड़ा चलाते हैं, फाइन कंपनियों पर लिया नहीं जाता, लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों को अपने शिकंजे में फंसा लिया जाता है, उन पर चालान करके, वो भी भारी मात्रा के। तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि दलाली की मार्केट जो है इसमें पैदा हो जाती है।
क्योंकि ये सरकारी स्तर पर इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अधिकारियों को, अफसरों को इसमें सजग होने की जरूरत है। ये कोई कमीशन खोरी करने का मामला नहीं है, ये बिल्कुल हर किसी को इसके लिए सजग होना पड़ेगा। और सामाजिक संगठन, हाँ, बहुत काबिल तारीफ है अगर कोई भी सामाजिक संगठन आगे आकर के प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कुछ काम कर रहा है, उनकी तो तारीफ होते नहीं बनती है, उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ है, यहाँ पर बहुत सारी खेती भी होती है, अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे उगते हैं, गन्ना किसान यहाँ पर काफी है। तो एक विकल्प ये हो सकता है, जिस तरह मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री भी है सुजाता पॉल, तो वो कुछ वक्त पहले वो चक का एक काम करती थी, एंटरप्रेन्योर थी। तो वो क्या करते थे, गन्ने के जो वेस्ट मटेरियल जो उससे निकलता था उसके वो दोने पत्तल ये सब बनाते थे और ये काफी हद तक चलता था। तो आप सोचिए अगर कोई लेडी अपने दम पर ये कर अपने बिजनेस को जो है मुनाफे में ला रही है, तो मैं समझता हूँ न जाने प्रदेश की या देश की तमाम जितनी भी आम घरों की महिलाएं हैं, अगर वो इससे जुड़े तो उन्हें कितना रोजगार मिलेगा, उनको कितना मुनाफा मिलेगा और मजबूती मिलेगी फाइनेंशियली तौर पर, वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और प्लास्टिक की रोकथाम में कहीं ना कहीं हमें इसमें रोक होती हुई दिखाई देगी और अन्य तरीके के विकल्प भी समय के साथ साथ निकल कर आते जाएंगे। आप पुरुषोत्तम भट्ट जी देखिए, प्लास्टिक की हम बात करते हैं, अगर हम रबड़ की भी बात करते हैं, जब रबड़ को अमूमन जलाया जाता है तो उसमें से केमिकल्स, कई सारी गैसेस निकलती है जो बड़ी हार्मफुल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉर्मल के लिए। अगर हम बात करते हैं हरिद्वार धर्मनगरी की, हम बात करते हैं ऋषिकेश की, तो वहां पे कई होटल ऐसे हैं कि जो गंदा पानी निकल के आ रहा है वो गंगा जी में जा रहा है सीधा, और वो कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहा है। हालांकि सरकार ने बड़े सख्त कदम उठाए इसके लिए, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो आप संगठन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लगता नहीं कि आपके जो लोग जुड़े हैं आपसे एक मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए था कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, कोई भी अगर होटल गंदा पानी डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, रबड़ को अननेसेसरी ऐसे ना जलाया जाए क्योंकि उससे जो केमिकल्स निकलते हैं नुकसान करेंगे, या प्लास्टिक की रोकथाम के लिए किस तरीके के कार्य आप लोगों ने आज तक किए? डॉक्टर दादाजी, आप लोगों ने सीधे जनता पे आपको आरोपित कर दिया, जबकि मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सरकारें चुनते, हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, इनको हम वहां पर इसलिए चुनते हैं कि कानून बनाए, सख्त कानून बनाए। चाहे गंगा में सीवर का पानी जा रहा हो, चाहे ये प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा हो, चाहे किसी पे भी कार्रवाई हो रही है, जितने भी सामाजिक संगठन है और जितने भी समाज के जागरूक लोग हैं, चाहे आप पेशे से आप वैसे टीचर भी है और जितने भी स्कूल्स है, पर्यावरण की गंभीरता हर जगह इस पर चर्चा होती है। आज डिबेट में भी अगर कहते हैं वीआईपी न्यूज अगर इस विषय में चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो समाज के हित के लिए चर्चा कर रहा है। तो सामाजिक संगठन हो गए, चाहे मीडिया हो गए, चाहे स्कूल्स हो गए, सब पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन जिनको हमने कानून बनाने के लिए भेजा है, दो पार्टियां का यहाँ जिक्र होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आज हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से, कि भाई तो आप लोग जो वहां जाते हैं, आप लोग वहां नौटंकी करने जाते हैं या कानून बनाने जाते हैं? अगर गंगा और गौरी की बात अगर करते भारतीय जनता पार्टी करती है, तो गंगा के उसमें गंगा के शुद्धिकरण में कितनी गंगा शुद्ध हुई, कितना रुपए खर्च हुआ, एक डाटा बिल्कुल पब्लिकली सबको पता चलना चाहिए। आज भी ऋषिकेश में अगर आप चले जाइए, हरिद्वार में आप चला जाइए, तो किस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसमें गलतियां किसकी है? हम तो सीधे सीधे सरकार को चेताते हैं, चाहे वो सरकारें जो भी उत्तराखंड में सरकारें रही है, ये निकम्मी और एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली सरकार है। इन्होंने क्या पहल की, हमें तो उसमें होनी चाहिए। इन्होंने कौन सा कानून बनाया? अब कानून हाईकोर्ट ने इनको कहा है, आप लिख के लीजिए, गरीब बाल बनेगी, एक ठेले वाले के साथ जाती होगी, एक परचून वाले के जो बड़े बड़े मॉल हैं, जो बड़े बड़े वहां पर कोई कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता होगा। बिल्कुल यस जी, देखिए जिस तरीके से अभी पुरुषोत्तम भट्ट जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां उत्तराखंड में रही हैं, इन लोगों को कम से कम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। पर्सन यहाँ पे यस ये आ जाते हैं कि देखिए अगर देहरादून की बात करते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार की बात करते हैं, निगम है वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिथीन गिरती है तो उनके कर्मचारी आते हैं, बरसातों में अगर नालियां चौक हो जाती है तो कम से कम कर्मचारी जो उनको साफ करने का काम करते हैं। लेकिन बड़े प्रश्न ये आते हैं कि जब गांव की तरफ, पहाड़ों की तरफ, तीर्थ नगरी की तरफ, धामों की तरफ पर्यटक रुख करते हैं तो रास्ते में जिस तरीके से चिप्स के पैकेट या पॉलिथीन गिरा देते हैं, क्योंकि मास्क सफाई करने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कई किलोमीटर तक लोग रहते ही नहीं है, जस की तस पड़ी रहती है। हाँ, जब खासकर अगर हम बात करते हैं बंदरों की या जंगली जानवरों की, तो सोचिए उन पे क्या बीतती होगी। एक आम आदमी जब बीमार होता है, उसे दिक्कत होती है, वो डॉक्टर पे जा सकता है। एक जंगली जानवर जो कई किलोमीटर तक दूर तक घर नहीं दिखते, वो
किस तरीके से लगता नहीं कि कहीं ना कहीं एक मैसेज साइन बोर्ड होनी चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए, उनको ऑब्जर्व किस तरीके से किया जा सकता है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और आपके चैनल को भी भाई ये बहुत शुभकामनाएं, आप इस सोशल इशू को अपने प्लेटफॉर्म में जगह दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, देखिए लोग आते हैं पर्यटक के तौर पर और पहाड़ों में जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, गंदगी वो इस तरह से मचाते हैं। तो आज के टाइम पर इतनी एजुकेशन तो हर किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, ये सोशल सेंस हर किसी के अंदर होना चाहिए कि गंदगी ना फैलाए। हम पहले से भी इस बात को उठाते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जब देश का युवा सजग होगा, बच्चों में वो सीख डाली जाएगी और बड़े बुजुर्ग खुद भी अगर समझेंगे, ऐसा नहीं कि कोई समझे कि एक छिलका भी अगर सड़क पर पड़ जाए, वो एक छिलका जब देश के 125 करोड़ लोग डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं गंदगी को ही बन पाएगा। और प्लास्टिक की रोकथाम में हम सभी को आगे निकल करके आना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार की बात करूं, नदियां गंदी हो रही है, कांग्रेस की सरकार में भी बजट जो है निकलता था, इम्प्लीमेंटेशन होता था। लेकिन बीते कुछ सालों से हमें एक ऐसी सरकार मिली है जो सिर्फ और सिर्फ नमामि गंगा माता के नाम पर वोट तो लूटती है। उन्होंने बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि उन्होंने किया है, उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए, लेकिन आखिर क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी या फिर जहां जहां पे भी नदियां हैं, गंगा मां जहां से आ रही है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट्स की जितने वो प्लांट्स हैं उनकी हालत एकदम ही खस्ता हाल है और खुली नालियों से नदी में गंदगी जा रही है। अगर आप इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पर, तो कांग्रेस के वक्त में भी इसकी रोकथाम के लिए पूरे के पूरे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आज की टाइम पर क्या हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने कहा प्रयास किए जा रहे थे, सरकार तो आपकी थी। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कांग्रेस के टाइम पे भी 250 करोड़ रुपए के पैकेजेस चालू किए गए थे सिर्फ और सिर्फ नदी की सफाई के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखने को मिली भी है। लेकिन आज कोई नदी की हालातों में उन्होंने कुछ ऐसा कदम में तीर नहीं मार दिया है या फिर कोई ऐसी भी स्थिति जो है एकदम ही A1 नहीं बना दी है। मैं आपको बताऊं कि देहरादून की मैं बात करूं, देहरादून में रिस्पना नदी है, ये लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो यहाँ पर नाव चलाएंगे। नाव छोड़िए, रिस्पना नदी में बिना ब्लॉकेज के पानी भी कभी बह पाता है क्या? यहाँ के जो विधायक रहे कांग्रेस से इससे पहले 100 करोड़ की योजना उन्होंने भी पास करवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति कुछ इस तरह की थी, उनकी कुचक्र चलाने की राजनीति इस तरह से रही। उन्होंने कभी खुद तो रिस्पना के लिए कुछ करना चाहा नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी चाहा कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति रिस्पना के लिए कुछ कर ना पाया। 100 करोड़ की योजना इतनी मुश्किल से जो पास कराई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के भी मैं सच बता रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक को जितनी यातनाएं दी, जितनी प्रताड़नाएं दी, वो कहीं ना कहीं ये लोग क्या एक ही विधायक सारा प्लास्टिक हटाएगा? उसमें तो आप भी जी मैंने कहा कहीं ना कहीं जनता को, लोगों को निकल गया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए लोगों को समझना होगा, ये देश हमारा है, ये देवभूमि हमारी है, ये सारे प्रदेश हम लोगों के ही हैं। हम अपने घर को इस तरह से गंदगी में नहीं बन पा सकते, गंदगी यहाँ नहीं फैलने दे सकते। और प्लास्टिक की रोकथाम जितने जल्दी कोई भी व्यक्ति समझे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम इससे नहीं भुगतते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और वो शायद कभी हमें माफ भी ना कर पाए कि हम जिस तरीके के पाप, जितने कुकृत्य ये प्लास्टिक के नाम पर आज कर रहे हैं ना, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में हमारी आने वाली पीढ़ियां। पुरुषोत्तम भट्ट जी, देखिए आपने कहा कि दोनों पार्टियां रही, राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करते हैं, लगता नहीं कि अगर हम जनता जागरूक हो जाए, हम ही एक एग्जांपल सेट कर दें यहाँ पे ऐसा कि प्लास्टिक का चलिए आज हम बहिष्कार करते हैं, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, लगता नहीं कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे सेट कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को संदेश देंगे? जनता राजनीति से बाहर आए सभी लोग, जनता को तो कहते हैं रोजगार और कहते हैं बेरोजगारी में, महंगाई में, जनता को तो इस कदर जनता तरसता है कि जनता इस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं। आपको मैं कह रहा, बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभी अगर चुनाव हो जाए मान लिया तो बीजेपी और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, बूथ मैनेजमेंट से लेकर हर चीज अपने चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से ये लोग प्रयास करते हैं, तो जिस तरह से धनबाद का यूज करते हैं, कभी कभी ये सोशल इशू पे भी काम करेगा। पार्टी जिताना ही कहते हैं या इम्पोर्टेंट नहीं होता, समाज के लिए और प्रदेश के लिए कार्य करना भी बहुत होता है। मेन चीज तो यही है, चाहे विधायक हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर आप लोग जब इलेक्शन जिताने के लिए, अपने नेता को जिताने के लिए जिस तरीके से आप लोग जनता को मोटिवेट करते हैं, जनता के घरों घरों जाके आप लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो क्या सोशल इशू पे इन लोगों को चलाना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सीधा सीधा आरोप है, देखिए यही यहाँ पे कि जो राजनीतिक दल है उनको कम से कम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य पे भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इलेक्शन टाइम में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बूथ मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चाहते हैं पार्टी जीत जाए, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि कई पार्टी के झंडे प्लास्टिक में भी होते हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही आपका सवाल सर आंखों पर, ये समाज के, जनता के सवाल है जो आपने हम पर
उठाए हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, देखिए हमारी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने हर वक्त वृक्षारोपण अभियान हम चलाते ही रहते हैं। हमारे नेता तमाम अपने प्लेटफॉर्म से आकर के मैंने खुद भी कई सारे वृक्ष लगाए हैं, और ऐसा नहीं कि लगाकर छोड़ दिए, वो निगरानी में है, हम उन्हें देख रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो फलदार हो रहे हैं, उन पर फूल पत्ती लग रही है, उन्हें किसी ने नष्ट तो नहीं कर दिया इस तरीके के। क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्य वो हमेशा से करती हुई आई है, और भारतीय जनता पार्टी से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति क्यों नहीं इससे जुड़ता है। आपकी पार्टी ने कार्य किए, लेकिन चकबंदी नहीं हो पाई, पलायन रुक नहीं पाया, रोजगार नहीं मिल पाया। अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्ति का बंटवारा करते हैं, ये नहीं हो पाया, तो सारी चीजें पेंडिंग रह गई हैं। सबसे बड़ा सवाल बात करता है जनसंख्या नियंत्रण का। जनसंख्या विस्फोट इतना ज्यादा होता जा रहा है कि हमारे देश की जो स्थिति है वो बड़ी विकट होती जा रही है। आज महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। सबसे बड़ा सवाल जो आपको बताता हूँ, लोकायुक्त के लिए जो 100 दिन में पिछली सरकार है, जो पिछली बार परवर समिति के लिए लोकायुक्त के लिए कांग्रेस ने क्या कर दिया। जो एक्चुअल मुद्दे हैं जिनपे इनको कार्य करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल गौर है। ये लोग सिर्फ ये आता है कि किसी तरीके से सरकार आ जाए हमारी और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल यस जी। देखिए सीधा सीधा आरोप है पार्टी के ऊपर कि वो चाहते हैं कि केवल हमारी सरकार यहाँ पे आ जाए सत्ता में, उसके बाद सारे मुद्दे जो है ठंडे बस्ते में चल जाते हैं। चाहे उन्होंने भी कहा कि एक मुद्दा था लोकपाल का प्रवर समिति को चला गया, अगर मैनिफेस्टो की बात करते हैं बीजेपी की। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं कि दोनों पार्टी इसमें जिम्मेवार है। चाहे दोनों राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं कि भाई ये कई सारे मुद्दे हैं जो जस के तस है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हमारा भारतवर्ष नंबर 1 पे आ गया है जनसंख्या के मामले में, चीन को भी उन्होंने पछाड़ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ भी खड़े हो जाते हैं कि एजुकेशन में फिर 126वें नंबर पे क्यों है हमारा। जी आपके सवाल बहुत ही वाजिब, बहुत ही जायज हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब सिस्टम में बदलाव चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो सत्ता में आए, आप इसको अन्यथा ना लें। क्योंकि जब हम अगर आज कांग्रेस की बात करूं, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन क्या आज कांग्रेस जनता की सरकार के काम नहीं कर रही है? क्या आज कांग्रेस सामाजिक सेवा कर नहीं रही है? क्या हम हर वक्त पर मुखर हैं, कर रहे हैं, फ्लोर पर हैं, ग्राउंड पर हैं, जितनी हम कर सकते हैं हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज में सुधार लेकर के आए, यहाँ की राजनीति को मुद्दों पर खींच करके लाए। जिस तरह से आज ये माहौल बनाया जा रहा है कि मुद्दों पर बात ना हो पाए, सिर्फ और सिर्फ धर्म का नाम हो, सिर्फ और सिर्फ धर्म का नाम हो। नहीं होना चाहिए, अधर्म की बात करनी चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए ये तो आप मेरी अपने आप ही जो है मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म की बात नहीं होगी तो फिर अधर्म की बात कैसे करेंगे? धर्म की बात क्यों ना हो? क्योंकि देखिए पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन ये धर्म के नाम पर ही तो कर तुष्टीकरण की राजनीति है ना। ये आप यंग लड़के हैं, बहुत अच्छे और बड़े चिंतनशील है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ चाहे लोकायुक्त हुआ, ये बहुत अहम मुद्दे हैं कि नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जितने भी चुनाव कांग्रेस ने लड़े, चाहे कहीं भी लड़े, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आने वाले कोई भी चुनाव या उत्तराखंड के चुनाव, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून और लोकायुक्त का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। देखिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून तो भाई केंद्र के उस पर है, एक राज्य में आपने इम्प्लीमेंटेशन रही सरकार तो आप इस वक्त 10 साल तो मोदी जी की सरकार होने वाले थे। समस्या आप बड़ी विकट हुई है, आप बहुत विराट हो चुके हैं। जिस तरह से इस साल जिस तरह से चाइना को भी पछाड़ दिया है इंडिया ने, आप बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में। जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए कि भाई देश जितने लोगों को पाल सकता है उतने ही लोग देश में होने चाहिए। नहीं तो देख रहे हैं आप जिस तरह से मौका तो दोनों पार्टियों को दिया, देहरादून समुद्र एक हल्का सा रंगा है, पूरा पानी भर चुका है, स्मार्ट सिटी बन रहा है देहरादून। उत्तराखंड में भी जिस तरह से बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं तो करना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं है सर, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बताऊं, देखिए जिस तरह से देहरादून की बात करें, फैक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने शोध किया है उसके अकॉर्डिंग तो देहरादून की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो एकदम ही खस्ता हाल है। जिस तरह से यहाँ पर लोड बढ़ रहा है उससे देहरादून की वायु, देहरादून का वातावरण एकदम ही नष्ट होता जा रहा है। ऐसा देहरादून आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करता था जैसा आज है। ये सत्य है, विरोध कौन करेगा? ये सत्य है, मैं बता रहा हूँ ये सत्य है। और विरोध क्या, देखिए हम तो कब से कहते हुए आ रहे हैं कि पहाड़ के लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए उत्तराखंड में कार्य करने के लिए। जिस तरह से आज हम एक ऐसी
मैं पता नहीं, देखिए आप ये सवाल उठ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठेंगे, इसको आप राजनीति में सवाल आप पे भी है, सवाल आपकी पार्टी पे भी है, लेकिन हमारे तो सुन लीजिए आप सवाल पहले, आपके सवालों को मैंने नहीं सवाल पूछना मेरे कहा उत्तर दीजिए। जी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जिस तरह से बाहरी राज्य के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे प्राथमिकता दे रही है, जिस तरह से विधानसभा सचिवालय में थे ऋतु खंडूड़ी जी ने जब से ताज संभाला, उन्होंने यहाँ के लोगों को बर्खास्त कर दिया और उनका पूरा का पूरा स्टाफ, जो खुद ऋतु खंडूड़ी जी दिल्ली की निवासी है, वसंत कुंज की वहां की रहने वाली है, उन्होंने यहाँ पर वो खुद तो आई नहीं, अपने दिल्ली का पूरा स्टाफ लेकर के आ गए और पूरा सिस्टम यहाँ बदल डाला है। आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? देखिए हमारी पार्टी 6 लाख लोगों को एक साल के अंदर रोजगार दे दे रहा है, छोटी सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? आपने यहाँ पे सड़कों पर देखा नहीं कह रहे, जब ऋतु खंडूड़ी जी जब ये थे क्या उस वक्त पर तो पूरी की पूरी पार्टी विधानसभा भवन के बाहर धरना दे रही थी 2 दिन बस, नहीं 2 दिन कहाँ से 2 दिन, इसमें यही लगता है कि राज्यों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं अपने को। अगर दिल्ली का वासी है वो भी तो हमारे हिंदुस्तान का वासी है, भारतवर्ष का वासी है, इसमें अगर काम कोई अच्छा करता है चाहे वो कर्नाटक का हो, दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो, है तो भारतवासी। मैं तो कह रहा हूँ हम पूरा भारत एक है, यहाँ पर आए ज्यादा से ज्यादा, हम ये थोड़े ना चाहते हैं कि हम एक बस्से में बंद होकर रह जाएं, हम तो चाहते हैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, निवेश हो, यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिले, यहाँ के अभी आपने कहा ना कि दिल्ली के वासी आ गए, मैं ये कह रहा हूँ मैं प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से सरकार आज पहाड़ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रही, उनकी पहली पसंद कौन है? उनकी पहली पसंद है कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई पुणे का व्यक्ति। वो नहीं समझते कि पहाड़ के लोग काबिल हैं, और अगर आप इन्हें नाकाबिल समझते हैं तो इन्हें काबिल बनाएंगे ना। किसी जिम्मेदारी किसी आपकी पार्टी मैंने बोला 6 लाख लोग आपकी पार्टी बना, मैं बता रहा हूँ नहीं, हमारी पार्टी को तो काबिल बनाया, उनकी रोजगार के लिए। आपकी पार्टी ने कई बार आरोप लगते हैं कि अपने लोगों को काबिल बना दिया कि जनता काबिल। सुनिए, 1 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ 6 लाख लोगों को, जब हरीश रावत जी की सरकार में, वो ऐसी सरकार थी जहां केंद्र के द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा था, लगातार उन्हें गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के कार्यकाल में गुजरते हुए केदारनाथ की पुनर्निर्माण करना और एक तरफ युवाओं को रोजगार देना, एक साल के अंदर 6 लाख रोजगार देना इतना कठिन काम है। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई भी नेता बता दे जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे, उन्होंने कितना रोजगार दिया? जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके बड़े नेता ने कहा था मैं आंख बंद कर दूं। देखिए इस तरीके के वीडियो जो है वो अक्सर राजनीति वाले लोगों के साथ जो है नकली तौर पर, एजेंडा के तौर पर चलाए जाते हैं। उसकी सच्चाई, उसकी पुष्टि कौन उसको वेरीफाई करता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरीके की वीडियो मोस्टली जो है नकली तरीके से बनाई गई होती है और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक एजेंडा के तौर पर। अगर नकली की तो आपके लोग सड़क पे उतर के क्यों नहीं आए? सड़क पर उतर कोर्ट में उसको पत्रकार को सजा होनी चाहिए अगर उन्हें। देखिए हो ना, लेकिन वो पत्रकार है कौन आप जानते नहीं है क्या? कोई भी है नहीं तो उसके खिलाफ आपकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं? देखिए हमारी पार्टी की तरफ से देखिए उन्होंने अगर व्यक्तिगत तौर पर हमारे पार्टी के किसी नेता के लिए इस तरीके का आरोप उन पर लगाया, इस तरीके का झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश की, तो हमारे नेता के द्वारा पूरे के पूरे जितने भी उन पर आरोप लग सकते हैं, जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है डेफेमेशन केस के अंदर, वो की गई। लेकिन हाँ ये बात अलग है कि आज जो है जो लोग गलत करते हैं उन पर डेफेमेशन नहीं लगता। डेफेमेशन अगर लगेगा तो उस व्यक्ति पर लगेगा जो चोरों को चोर कह देगा, जो देश के लूटने वालों को, देश को लूटने वाले लोगों को लुटेरा कह देगा, उस पर डेफेमेशन केस लगेगा और उसको पूरी की पूरी सजा मिलेगी जितनी डेफेमेशन केस में अधिकतम मिल सकती है। लेकिन ऐसे कैसे झूठे एजेंडा चलाने वाले लोगों को, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को, अराजकता फैलाने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस पर 38 से भी ऊपर कानूनी जो है एफआईआर दर्ज है, उस पर कोई मामला नहीं हो रहा है। बड़ी जद्दोजहद के बाद बेटियों की जो है एफआईआर लिखी गई और उससे भी बड़ी आपको मालूम है ये मामला कब का है? जो पहलवानों का मामला है 2012 का है। देखिए 2023 इतने लंबे समय बाद दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि एक बुजुर्ग से जो पहलवान अपनी रक्षा न कर पाए, वो किस बात का पहलवान? जैसे देखिए बुजुर्ग, ये तो बोलने की बात है, बोलने की क्यों है? जो पहलवान अपनी रक्षा किसी बुजुर्ग से नहीं कर पाए, वो क्या पहलवान कहलाने लायक है? अब आप तो फिर बेटियों पर सवाल, बात बेटियों की नहीं, बात पहलवान की हो रही है। कहीं भी ये नहीं कि बेटियां धरना दे रही है, बात ये पहलवान धरना दे रही है। एक मेरा प्रश्न है उसका उत्तर की देखिए ये जो है समाज में कुछ जो है ओछे तत्व मैं कहूंगा, समाज से कुछ बहिष्कृत किए जाने वाले लोग, जिनका संरक्षण आज के वक्त पर सत्ताधारी दल कर रहा है और सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम करे। सरकार ने क्या किया, उन्हीं लोगों को सत्ता सौंप दी है, उन्हीं लोगों को सांसद के तौर पर चुन दिया है, ऐसे WFI जैसे संगठनों का अध्यक्ष बना दिया है। आप सोचिए कोई मासूम बच्चा अपने घर से निकलता है देश का नाम बनाने के लिए, गौरव पाने के लिए, परिवार का नाम आसमान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जब वो जिसको गुरु माने
अगर वो गुरु उनका गुरूर खत्म कर डाले, लेकिन गुरु जी इज्जत पर हाथ डाले, गुरूर 2012 में क्यों नहीं जागा, 2023 लंबा समय लेके करके आ रहे हैं। जिस तरह से हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी है बेटियों के साथ खड़े होने वाली, जब वही बेटियां जब मेडल लेकर के आ रही है तब तो ये सवाल नहीं पूछते। निर्भया कांड 2012 में हुआ था, वो भी बेटी नहीं तो निर्भया कांड वालों पर क्या कितना समय संरक्षण दिया था, हमने क्या संरक्षण दिया? अंकिता कांड तो गीता कांड तो ताजा उदाहरण उत्तराखंड का। बिल्कुल दोनों हम चाहे गीता कांड की बात संस्थाएं और दूसरी छोटी मोटी पार्टियां रही है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अंकिता भंडारी के न्याय के सड़कों पर थे, विधानसभा की कितने नंबर कर दी? विधानसभा के लिए अब भी सड़कों पर है, विधानसभा के लिए हम हर आंदोलन में विधानसभा के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस प्रदेश की बेटी जिसके रोजगार न मिल पाने के कारण उस तुच्छ रिजॉर्ट में जिसको जाना पड़ा और वहां भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री उसके बेटे ने उसका शोषण किया, उनकी हत्या कर डाली। हम क्या उसका दुख नहीं दिया? आपने देखा नहीं कि कांग्रेस आपने यदि कहा कि आपको रोजगार नहीं मिला तो आपकी सरकार जब थी तो अंकिता भंडारी को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? बस यहाँ पे भी खड़े अंकिता भंडारी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए स्कूलों में पढ़ रही थी वो बिटिया। उस वक्त पर जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अंकिता भंडारी जैसी बेटी मेरी बहन उस वक्त पर शायद से कक्षा में पढ़ रही थी, शायद क्यों तो पढ़ ही रही थी। अभी अंकिता भंडारी ने 2020 में अपना स्कूल पास आउट किया, कुछ करने के इरादे से वो बाहर निकली थी और देख लीजिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके साथ कर डाला और आज उसके इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा रहे। उसके परिवार वालों को संरक्षण नहीं दे रहे, उन पर कितना खतरा है। अरे इनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सड़कों पर निकल के लोगों को पीट रहे हैं। विधानसभा कितनी बार बंद कर दी गई? विधानसभा में कांग्रेस के विधायक लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल समय की अपनी सीमा है। पुरुषोत्तम भट्ट जी, यस जी, आप दोनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि प्लास्टिक को बिल्कुल पूर्ण रूप से उत्तराखंड में बंद करने के लिए कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने एक कदम उठाया और कहीं न कहीं ये भी देखने वाली बात है कि प्लास्टिक जिस तरीके से सड़कों में फैलता है, कहीं न कहीं नालियों को चोक करता है। सामाजिक संगठन की बात करें, राजनीतिक पार्टी की बात करें, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि प्लास्टिक यहाँ से कम हो, कहीं न कहीं वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।